नमस्कार। पिछले वीडियो में हम भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं के ऊपर वो चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने भारतीय संस्कृति की कुछ प्रमुख विशेषताओं जैसे कि प्राचीनता, भारतीय संस्कृति की प्राचीनता, उसकी निरंतरता, ग्रहणशीलता, समन्वयशीलता, या ऐसा कह सकते हैं कि उसकी आत्मसातीकरण करने की प्रवृत्ति, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना, भौतिकता के स्थान पर आध्यात्मिकता को महत्व, सहिष्णुता, व्यक्ति के व्यक्तित्व की संपूर्ण विकास की जो अवधारणा है उसके ऊपर हम चर्चा कर चुके थे। आज की वीडियो में हम भारतीय संस्कृति की कुछ अन्य विशेषताओं के ऊपर है वो चर्चा करेंगे, जिनमें एक विशेषता है शांति, अहिंसा और विश्व बंधुत्व की भावना। देखिए, शांति, अहिंसा और विश्व बंधुत्व की भावना जो है वो भी भारतीय संस्कृति की विश्व को एक अमूल्य देन है। जब हम भारतीय संस्कृति और विश्व की अन्य संस्कृतियों के मध्य एक प्रकार से तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं तो हम देखते हैं कि भारतीय जो संस्कृति है वो प्राचीन काल से ही वो शांतिपूर्ण और अहिंसक रही है। प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में वसुदेव कुटुंबकम की भावना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती रही है। एग्जाम्पल के रूप में बताना चाहूँ तो सिंधु घाटी सभ्यता, देखिए, लगभग 1500 स्थल खोजे गए, परंतु किसी भी स्थल से किसी भी प्रकार के घातक या यहाँ तक कि रक्षात्मक हथियार तक नहीं मिले। इसका तात्पर्य हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो शांति प्रिय और अहिंसक थे, जबकि इसके समकालीन मेसोपोटामिया की जो असीरियन संस्कृति थी, जहाँ से बड़ी मात्रा में घातक और धारदार हथियार है वो बड़ी संख्या में प्राप्त हुए, जो कि एक हिंसक संस्कृति थी। और अपनी इसी हिंसक प्रवृत्ति के कारण असीरियन संस्कृति है वो सबसे पहले विनष्ट हुई। भारतीय संस्कृति जो है वो प्रारंभ से ही शांति, अहिंसा और वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ आगे विकसित उद्भवित हुई, और इसी के साथ है वो इसी भावना के साथ वो आगे विकसित हुई। और अपनी इसी विशेषता के कारण भारतीय संस्कृति है वो इतनी प्राचीन होने के बावजूद आज तक अपने प्राचीन स्वरूप को बनाए रखने में सफल रही। इसी प्रकार हम देखते हैं कि भारत में प्राचीन काल से ही अनेक धर्म और संप्रदाय है वो अस्तित्व में रहे हैं। विभिन्न धर्म और संप्रदायों के अस्तित्व में होने के बावजूद भारत में कहीं पर भी धार्मिक या जातीय वैमनस्यता या एक प्रकार से हिंसा दिखाई नहीं देती, क्योंकि भारत में जितने भी धर्म और संप्रदाय उद्भवित और विकसित हुए सभी का सार तत्व है वो शांति, अहिंसा और वसुधैव कुटुंबकम की भावना ही रहा है। और इसी भावना के साथ ये जो समस्त धर्म संप्रदाय थे ये आगे भारतीय संस्कृति में विकसित होते रहे और वर्तमान तक अपने अस्तित्व को है वो उन्हीं आदर्शों और मूल्य को है वो बनाए रखने में सफल रहे। इस प्रकार शांति, अहिंसा और जो विश्व बंधुत्व या वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो भी भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण उल्लेखनीय विशेषता है। भारतीय संस्कृति की एक और जो महत्वपूर्ण उल्लेखनीय विशेषता है वो है विविधता में एकता। देखिए, इसके ऊपर वो कभी कभी सेक्शन बी में 7 या 8 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो भी पूछ लिया जाता है, तो ये एक अलग से भी प्रश्न बन सकता है कि भारतीय संस्कृति की विविधता में एकता, विशिष्टता को स्पष्ट कीजिए।
तो इसको आपको एक अलग प्रश्न के रूप में भी है वो ध्यान रखना है। तो अब हम वो भारतीय संस्कृति की जो अंतिम प्रमुख विशेषता है विविधता में एकता, इसके ऊपर हम वो चर्चा करेंगे। देखिए, भारतीय संस्कृति के जो विविध आयाम हैं, चाहे वो भौगोलिक परिवेश से संबंधित हो, चाहे राजनीतिक स्थिति से संबंधित हो, चाहे सामाजिक संरचना से संबंधित हो, चाहे धार्मिक विचारधारा से संबंधित हो, चाहे भाषा, खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, किसी भी आयाम से संबंधित हो, भारतीय संस्कृति में हमें बाह्य तौर पर है वो पर्याप्त स्पष्ट रूप से विविधता दिखाई देती है। लेकिन यह जो विविधता दिखाई देती है, जितनी भी विविधता दिखाई देती है, वो केवल बाह्य स्तर पर है। वास्तव में ऐसा नहीं है। हमें बाहरी तौर पर यह विविधता दिखाई देती है। आंतरिक रूप से भारतीय संस्कृति में अंतर्निहित एकता की जो चेतना है, वह हमें आज भी संपूर्ण जो भारत है उसको एक राष्ट्र के रूप में वो जोड़े हुए हैं। क्योंकि हम समस्त भारतीयों में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र, विभिन्न भाषाएं, अलग अलग खान पान होने के बावजूद हमारे भीतर जो अंतर्निहित एकता की जो चेतना है, वही हमें आपस में जोड़े हुए हैं। और यही भारतीय संस्कृति की है वो अपने आप में एक विशिष्ट लक्षण भी है। अगर हम भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो हम देखते हैं कि भारत में भौगोलिक तौर पर देखा जाए या भौगोलिक परिवेश की दृष्टि से देखा जाए तो भारत में वो बाह्य तौर पर बहुत अधिक भौगोलिक विविधता दिखाई देती है। जैसे कहीं पर हिमालय पर्वत है, कहीं पर है थार का मरुस्थल है, कहीं पर मैदानी भाग है, कहीं पर पठार है, कहीं पर तटवर्ती क्षेत्र है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में पर्याप्त भौगोलिक विविधता दिखाई देती है। परंतु हमारा जो प्राचीन काल से ही मनुष्यों द्वारा जो चिंतन किया गया, उस चिंतन में कहीं पर भी हमें ये भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर कहीं पर भी हमें अलगाववाद दिखाई नहीं देता। इतनी भौगोलिक विविधता होने के बावजूद हमारे मनुष्यों के चिंतन में एक जो भौगोलिक एकता है, उस भौगोलिक एकता को है वो स्पष्ट रूप से हम एक प्रकार से अनुभूत कर सकते हैं। विष्णु पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि हिमालय के दक्षिण तथा समुद्र के उत्तर में जो समग्र भू क्षेत्र है वह भारतवर्ष है और हम सब उसकी संतान हैं। यह जो विष्णु पुराण में लिखा गया है, यह उसी भौगोलिक एकता को प्रस्तुत करता है जो प्राचीन काल में मनुष्य यानी जो चिंतक हुआ करते थे, उनके चिंतन में जो अंतर्निहित एकता की जो चेतना विद्यमान थी, उसी चेतना को यह विष्णु पुराण में उल्लेखित जो उक्ति है, उसी अंतर्निहित एकता को एक प्रकार से वो स्पष्ट परिलक्षित करती है। इसी प्रकार अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम देखते हैं कि भारत है वो भिन्न भिन्न राज्य क्षेत्रों में है वो विभाजित है और प्राचीन काल में भी भारत है वो अलग अलग कालखंड में अलग अलग राज्यों में है वो विभाजित रहा है। परंतु इन सब के बावजूद प्राचीन काल से ही भारतीय मनुष्यों के चिंतन में एक राजनीतिक एकता का जो आदर्श है वो सदैव विद्यमान रहा है। कहने का तात्पर्य है कि भारत जो है वो जैसे मौर्य सम्राटों, गुप्त सम्राटों और मुगल सम्राट अकबर को छोड़कर शेष में है वो भारत में राजनीतिक विखंडन का ही समय रहा और अलग अलग कालखंड में है वो भारत अलग अलग है वो राज्यों के रूप में वो विभक्त रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद भारतीयों के जो अंतर्निहित चेतना है उसमें राजनीतिक एकता की भावना है वो समय समय पर हमें दिखाई देती है। राजसूय, वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों की जो अवधारणा है तथा साथ ही चक्रवर्ती सम्राट का जो आदर्श है वो इसी
राजनीतिक एकता के आदर्श को है वो स्पष्टता प्रदर्शित करता है। यानी चक्रवर्ती सम्राट का जो आदर्श है वो इसी भारतीय संस्कृति की इसी राजनीतिक एकता के आदर्श को है वो राजनीतिक एकता के आदर्श को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। मौर्य सम्राटों, उसके बाद गुप्त सम्राटों तथा मध्यकाल में मुगल सम्राट अकबर द्वारा काफी हद तक इस राजनीतिक एकता के आदर्श को व्यवहारिक रूप देने का प्रयास किया गया, जिसमें वे सफल भी रहे। इसी प्रकार अगर सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्राचीन काल से ही हमें भारत वो विभिन्न जातियों संप्रदायों के रूप में विभाजित दिखाई देता है। बाह्य तौर पर हम देखते हैं कि भारत वो विभिन्न जातियों संप्रदायों में विभाजित दिखाई देता है, पर क्या वास्तव में ऐसा है? नहीं। इतने अधिक जाति और संप्रदायों के होने के बावजूद प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति की जो सामाजिक संरचना है उसका मूल जो आधार है वो एक ही रहा है, वो है वर्ण व्यवस्था, जो कि कुशलता, एकता और मानव के सर्वांगीण उन्नयन का एक प्रकार से प्रतीक रही है, जो गुण और कर्म व्यवस्था जो कि गुण और कर्म पर आधारित थी। इसी प्रकार अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम देखते हैं कि भारत में प्राचीन काल से विभिन्न धर्मों और संप्रदायों का है वो अस्तित्व रहा है। बावजूद इसके भारत में है वो एक प्रकार से स्पष्ट रूप से है वो एकता दिखाई देती है धार्मिक तौर पर, क्योंकि भारत में प्राचीन काल से ही जितने भी धर्म संप्रदाय रहे हैं उन सब का मूल आधार व सार तत्व है वो एक ही रहा है, और वह है भाग्यवादिता के स्थान पर कर्म की प्रतिष्ठा और आचरण के सिद्धांतों को महत्व। यानी भारत में जितने भी धर्म और संप्रदाय हैं वो अस्तित्व में रहे हैं, उन सब का जो सार तत्व या मूल आधार है वो एक ही रहा है कि उन सब में भाग्यवादिता के स्थान पर कर्म को महत्व दिया गया है और आचरण के जो सिद्धांत हैं उन पर है वो बल दिया गया है। इसी प्रकार अगर हम भाषाई विविधता का विश्लेषण करें तो हम देखते हैं कि भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। प्राचीन काल से ही भारत में वो विभिन्न भाषाओं का अस्तित्व रहा है। इन सब के बावजूद भारत की जो प्राचीनतम भाषा है वो संस्कृत रही, और संस्कृत से ही भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बोले जाने वाली विभिन्न भाषाओं का उद्गम हुआ है। यानी संस्कृत है वो भारत की प्राचीनतम भाषा रही है और भारत की विभिन्न भाषाओं का एक प्रकार से भारत की विभिन्न भाषाओं की जननी रही। उस एक भाषा से ही है वो अनेक भारतीय भाषाओं का है उद्गम हुआ है, जो एक प्रकार से भाषाई एकता को प्रदर्शित करती है। इसी प्रकार भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न धर्म और संप्रदायों से संबंधित जो तीर्थ स्थल हैं वो भी भारत की सांस्कृतिक एकता का परिचायक है। इन भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, भाषाई, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन आदि की जो बाह्य विविधता दिखाई देती है, इनमें हमें आंतरिक रूप से जो अंतर्निहित एकता की चेतना है वो हमें आपस में इन विविधताओं के होते हुए भी जोड़े हुए हैं। और इन विविधताओं के होते हुए भी जो सबसे बड़ी बात है वो है हम सब के भीतर एक राष्ट्र के अंग के रूप में अपने आप को स्वीकार करने की अंतर्निहित चेतना। यानी इतनी अधिक विविधताएं होते हुए भी जो सबसे बड़ी बात है वो है हम सब के अंदर अंतर्निहित एकता की जो अंतर्निहित चेतना है वो चेतना सबसे बड़ी भारतीय संस्कृति की विशिष्टता है, क्योंकि हम सब के भीतर इन सब विविधताओं के होते हुए भी जो एकता की जो चेतना है वही हमें आपस में जोड़े हुए, जो भारतीय संस्कृति की एक विशिष्टता है।
तो इस प्रकार जो हमारा प्रश्न चल रहा था भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं यहीं पर समाप्त होता है। इसमें मैंने 10 बिंदु बताए हैं, जिसमें पहला है प्राचीनता, दूसरा निरंतरता, तीसरा ग्रहणशीलता, हालांकि और भी बना सकते हैं बिंदु। चौथा बताया था मैंने समन्वयशीलता या आत्मसातीकरण की प्रवृत्ति। पांचवा बना सकते हैं आप भौतिकता के स्थान पर आध्यात्मिकता को महत्व। छठा बना सकते हैं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना। सातवां बना सकते हैं सहिष्णुता। आठवां बना सकते हैं व्यक्ति के व्यक्तित्व की संपूर्ण विकास की अवधारणा। नौवां बना सकते हैं शांति, अहिंसा और विश्व बंधुत्व की भावना। 10वां बना सकते हैं विविधता में एकता। तो इस प्रकार ये 10 बिंदु मैंने है वो इस वीडियो में 3 वीडियो में है वो बताने का प्रयास किया। धन्यवाद। अगला जो हमारा टॉपिक है वो सैंधव धर्म के ऊपर रहेगा। सैंधव धर्म यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो धर्म प्रचलित है उसके स्वरूप के ऊपर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।